Hello all of you. So here let's start our lecture number 4. इसमें हम देखेंगे what is solubility. What is solubility? So what do you mean by solubility? Yes, we all know that solubility is the ability to dissolve. Solubility मतलब क्या होता है? Ability to dissolve. But अगर हम इसे chemical language में define करेंगे तो solubility is the maximum amount. It is the maximum amount of solute that can be dissolved. That can be dissolved in a particular amount of solvent. That can be dissolved in a particular amount of solvent at particular temperature. Solubility is the maximum amount of salt Solubility is the maximum amount of solute that can be dissolved in a particular amount of solvent at a particular temperature. What does it mean? इसका मतलब है कि हमने अगर एक ग्लास में पानी लिया, ठीक है, इसमें हमने 1 चम्मच शुगर डिसॉल्व किया तो डिसॉल्व हो जाएगी. हमने 2 चम्मच शुगर डिसॉल्व किया वो भी डिसॉल्व हो जाएगी. बट आफ्टर सम टाइम अगर हमने 10 स्पून शुगर ऐड करने के बाद अगर मैंने 11th स्पून शुगर ऐड किया तो वो डिसॉल्व नहीं होगी. मतलब इस पर्टिकुलर सॉल्वेंट की एक लिमिट होती है, एक एबिलिटी होती है, बस उतना ही अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व हो सकता है. ठीक है, सो दिस इज सॉल्युबिलिटी. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी सॉल्यूशंस इज डिवाइडेड इनटू 2. एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन और एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. 2 टर्म्स होती है, एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन और एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? वेयर नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड. नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड. ठीक है, एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मीन्स वेयर more solute can be added. For example, इस ग्लास में हमने पानी लिया, इसमें आपने शुगर डालना स्टार्ट किया, आपने 1 स्पून शुगर डाला, वो डिसॉल्व हो गई. ठीक है, 1 स्पून शुगर डाला वो डिसॉल्व हो गई. ठीक है, ऐसे करते करते यहाँ पे हमने जब 10 स्पून शुगर डिसॉल्व किया तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है, जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो होता क्या है, जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के साथ रिएक्ट करते हैं. ठीक है, और ये जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करते हैं और कौन सा प्रोसेस होता है? डिसोल्यूशन प्रोसेस होता है. ठीक है, एक तो होता है डिसोल्यूशन. डिसोल्यूशन के साथ में एक और प्रोसेस होता है दैट इज क्रिस्टलाइजेशन. उसे हम बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन. इट मीन्स जैसे ही आपने शुगर ऐड किया, होगा क्या, जैसे आपने 10 पार्टिकल्स शुगर के ऐड किए तो इसमें से 9 क्या हो रहे हैं? डिसॉल्व हो रहे हैं और एक मॉलिक्यूल क्या हो रहा है? रीअपियर हो रहा है. ठीक है, इनिशियली जो रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा वो बहुत कम होगा एज कंपेयर टू रेट ऑफ डिसोल्यूशन. बट आफ्टर सम टाइम व्हाट वी ऑब्जर्व, थोड़ी देर के बाद क्या होगा, अगर आपने 10 पार्टिकल शुगर के डाले, अगर 10 पार्टिकल डिसॉल्व हो रहे हैं तो 10 पार्टिकल्स ही क्या होंगे? रीअपियर होंगे. इसका मतलब जितना रेट आपका डिसोल्यूशन का है वही रेट आपका क्रिस्टलाइजेशन का आ रहा है. मतलब अगर आपने यहाँ पार्टिकल डाला तो वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा, तो पार्टिकल डिसॉल्व हुआ क्या? नहीं. इसका मतलब क्या है? इस सॉल्वेंट की डिसोल्यूशन कैपेसिटी खत्म हो गई. इसका मतलब हियर no more solute can be added, no more solute can be dissolved. तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशंस.
सैचुरेटेड सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है, वेयर रेट ऑफ डिसोल्यूशन, जहां पर रेट ऑफ डिसोल्यूशन किसके बराबर हो जाएगी, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। क्लियर, रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में अब हम फर्दर सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने जितना सॉल्यूट ऐड करना था वो आप कर चुके, उसके बाद अगर आप ज्यादा सॉल्यूट डालेंगे, 11th पार्टिकल आपने ऐड किया तो 11th पार्टिकल रिक्रिस्टलाइज हो जाएगा, इसका मतलब वो डिसॉल्व होगा ही नहीं। सो दिस इज सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब जिसमें अभी भी और कैपेसिटी है सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की। ठीक है, सो दिस इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। बट ये जो सैचुरेटेड सोल्यूशन बनता है ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बनता है। ठीक है, अगर आप इस सॉल्यूशन को हीट कर देंगे तो ये जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है इसमें हम और सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं। क्लियर, सो इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। क्लियर, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। Okay, so next we will see factors affecting solubility. Factors affecting solubility. कौन कौन सा फैक्टर है जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, सॉल्युबिलिटी को कौन अफेक्ट करेगा, सबसे पहले तो हम सॉल्युबिलिटी मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरैक्शन बोल रहे हैं। सो नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। ओके, और किस पे डिपेंड करेगा, अभी हमने देखा कि जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। एंड लास्ट इज प्रेशर, सॉल्युबिलिटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन प्रेशर। ठीक है, सो लेट अस फर्स्ट सी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। सॉलिड पार्टिकल्स को अगर हम लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो क्या हो, तो कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करेंगे। सबसे पहले है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यू ऑल हैव हर्ड लाइक डिसॉल्व लाइक। हमें पता है कि लाइक डिसॉल्व लाइक होता है, इसका मतलब क्या है, हर एक सॉलिड हर एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होगा, मतलब हर एक सॉल्यूट हर एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होगा, उसका भी कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया होगा, है ना। ऐसा होगा कि कुछ सॉल्यूट्स किसी किसी सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व नहीं होते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल लेट्स फर्स्ट सी द कॉन्सेप्ट लाइक डिसॉल्व लाइक। इसका मतलब क्या होगा, जो पोलर सॉल्यूट्स हैं, पोलर सॉल्यूट्स मतलब आयोनिक जिसमें पोल्स होते हैं। ठीक है, तो जो आयोनिक सॉल्यूट्स है वो किस में डिसॉल्व होंगे, पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे। क्लियर, और जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं, कौन से होते हैं, जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये किस में डिसॉल्व होंगे, ये नॉन पोलर कंपाउंड्स में होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट में होंगे। नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को हम बोलते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। कौन कौन से होते हैं, बेंजीन, ईथर, देन CCl4 एटसेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो पोलर सॉल्यूट होंगे वो जनरली पोलर सॉल्वेंट में ही सॉल्यूबल होंगे, और जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी ऑल हैव डन दिस एट आवर होम। मैंने एक ग्लास में, दोनों ग्लास में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर लिया, इसमें मैंने कॉमन सॉल्ट डिसॉल्व किया 1 स्पून, इक्वल क्वांटिटी। हाँ, यहाँ पे मैंने 1 स्पून सॉल्ट डिसॉल्व किया और यहाँ पे मैंने 1 स्पून शुगर डिसॉल्व किया, मतलब इक्वल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट एंड इक्वल क्वांटिटी ऑफ शुगर इन द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, विच विल डिसॉल्व फर्स्ट। कौन पहले डिसॉल्व होगा, तो सॉल्ट बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा एज कंपेयर टू शुगर,
ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सॉल्ट जो है NaCl, ये क्या है? ये एक आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है। और वाटर जो है ये एक पोलर सॉल्वेंट है, पोलर मतलब आयोनिक सॉल्वेंट है H2O। और यहाँ पर जो है ये भी सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट है, लेकिन शुगर क्या है? शुगर एक कोवलेंट कंपाउंड है, ठीक है। सो कोवलेंट कंपाउंड को अगर आप पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे तो ये थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड इन आयनिक सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ पे इसकी सॉल्युबिलिटी का रेट होता है 5.3 मोल पर केजी और यहाँ पर होता है 8.3 मोल पर केजी, ठीक है। क्लियर हो गया? इसका मतलब ये नहीं है कि नॉन पोलर कंपाउंड्स जो है वो नॉन पोलर या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते, होते हैं। नॉन पोलर भी पोलर में डिसॉल्व होते हैं, पर इनका जो रेट है वो एज कंपेयर टू दिस कम होगा, ठीक है। इसका मतलब पोलर सॉल्यूट्स पोलर सॉल्वेंट में भी डिसॉल्व होंगे, पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में भी डिसॉल्व होंगे, बट ये इसमें जल्दी डिसॉल्व होंगे और नॉन पोलर में थोड़ा टाइम लगेगा। क्लियर? सो इट इज बेस्ड ऑन द फंडा लाइक डिसॉल्व लाइक। सो यहाँ पे हमने सॉल्यूट इन लिक्विड का फर्स्ट फैक्टर देख लिया, दैट इज नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। हम किसकी सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं? सॉलिड्स इन लिक्विड। We all know that generally it happens that when temperature increases, solubility increases, है ना। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोल्ड वाटर लिया है और एक ग्लास में आपने हॉट वाटर लिया है, दोनों में आपने शुगर ऐड की, इन बोथ द कंटेनर्स यू हैव एडेड 1 स्पून ऑफ शुगर, तो कौन जल्दी डिसॉल्व होगा? हॉट वाटर वाला शुगर जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसलिए इसमें सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। इट मीन्स टेम्परेचर इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। सो जनरली ऐसे होता है, ठीक है, बट इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल एच का वैल्यू पॉजिटिव आता है। क्यों पॉजिटिव आता है? बिकॉज सॉल्यूशन कैसे बनता है? जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, अगर हमें सॉल्यूशन बनाना है तो हमें हीट सिस्टम को प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है, तभी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, है ना। तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, इट मीन्स यू आर प्रोवाइडिंग हीट टू द सिस्टम, है ना। इफ यू आर प्रोवाइडिंग हीट टू द सिस्टम मतलब आप रिएक्टेंट को इंक्रीज कर रहे हो। अगर आप वैल्यू ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इंक्रीज होगा, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। किस केस में? एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में। क्लियर है? बट वहीं अगर आपने एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ली है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? डेल एच की वैल्यू निगेटिव होती है। इसका मतलब जब सॉल्यूट सॉल्वेंट से रिएक्ट करता है तो सॉल्यूशन तो बनता है, साथ में हीट भी लिबरेट होती है, हेंस द वैल्यू ऑफ डेल एच इज नेगेटिव। हीट इज रिलीज्ड इनटू द सराउंडिंग, ठीक है। तो अगर हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट के साथ यहाँ पर हीट भी प्रोवाइड कर दी, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर इट मीन्स यू आर प्रोवाइडिंग हीट टू द सिस्टम। अगर आपने हीट रिएक्टेंट में इंक्रीज कर दिया तो यहाँ पे तो हीट रिलीज हो रही है, इट मीन्स इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन, और इसका मतलब क्या हो जाएगा? सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। सो इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर देन सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। किसके केस में? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में, ठीक है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ रिएक्शन। अगर एंडोथर्मिक है तो क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। और अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है सो टेम्परेचर इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, ठीक है। ऐसे भी कुछ एग्जाम्पल होते हैं जहां पर
एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों का मिक्सचर देखा जाता है, ठीक है। लास्ट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। एक्चुअली होता क्या है, सॉलिड और लिक्विड दोनों ही बहुत इनकम्प्रेसिबल है, इसलिए प्रेशर का इफेक्ट यहां पर बहुत नेग्लिजिबल होता है, ठीक है, इट इज नेग्लिजिबल। नेक्स्ट हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ, अभी हमने क्या देखा था, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। नाउ विल सी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे नेचर ऑफ गैसेस। नेचर ऑफ गैसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सॉल्युबिलिटी में। फॉर एग्जाम्पल वी ऑल नो दैट CO2, SO2, Cl2, they all are soluble in water. They all are highly soluble in water. ठीक है, ये सब गैसेस जो है वाटर में सॉल्युबल है। वहीं अगर हम O2, H2, N2 या हीलियम की बात करेंगे, सो दे आर वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर। सो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दीज आर द गैसेस विच रिएक्ट्स विथ वाटर। CO2 जब H2O से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? कार्बोनिक एसिड H2CO3। SO2 जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? H2SO3। Cl2 जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? HCl गैस। So these all are stable products. ठीक है, so when these gases dissolve in water, they react with water actually and they form stable products. ठीक है, ये क्योंकि stable products form कर रही है, इसलिए ये वाली जो gases है ये क्या है? Soluble gases. And if we are talking about O2, N2, H2, helium, so they are not reactive with water and hence they are less soluble. Clear? So this is the effect, nature of gas. We are looking at solubility of gases and liquids. ठीक है, तो उसमें हमने पहला पॉइंट देख लिया, नेचर ऑफ गैस। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हम किस में देख रहे हैं? गैस एंड लिक्विड। ओके, वी ऑल नो दैट व्हेन वी डिसॉल्व गैसेस एंड लिक्विड, ये कैसा प्रोसेस होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, एक्सोथर्मिक मतलब टेल एच नेगेटिव, हीट इज लिबरेटेड फ्रॉम द सिस्टम। तो इस केस में अगर आप हीट सिस्टम को प्रोवाइड करेंगे, मतलब अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। क्लियर स्टूडेंट्स? इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट, एक्चुअली इट इज रिलेटेड विथ केमिकल इक्विलिब्रियम। ये सारी बातें हमने केमिकल इक्विलिब्रियम क्लास 11th में डिस्कस की थी। ठीक है, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जस्ट गो थ्रू दैट चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम, तो ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। एंड इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग बाय दिस, टेक दिस। हमने क्या लिया है? हमने वाटर लिया है और हमने इसमें कोई गैस डिसॉल्व किया। ठीक है, कोई गैस के पार्टिकल्स है जो हमने इसमें डिसॉल्व किया, कुछ पार्टिकल्स यहाँ पर मूव कर रहे हैं। बट व्हेन यू हीट दिस कंटेनर, अब तुमने जब इसको हीट किया तो ये जो मॉलिक्यूल्स है जो वाटर के अंदर है, इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी के कारण क्या होगा? ये मूव करने लग जाएंगे, रेंडमनेस इंक्रीज हो जाएगी, और क्योंकि इसमें एनर्जी आ जाएगी, ये क्या हो जाएगा? पानी से बाहर गैसियस स्टेट में चले जाएंगे। ठीक है, तो इससे भी क्या पता चल रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। इन केस ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स, अगर हम सॉलिड्स एंड लिक्विड की बात करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी वहां पर इंक्रीज होगी। लेकिन इन केस ऑफ गैसेस एंड लिक्विड, अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके, नाउ लास्ट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। Please take screenshot of this
and you have to make proper notes of all the content. Hello. Yeah. Next is effect of pressure. Effect of pressure in case of gas and liquid. यहां पर क्या होगा, मैंने एक कंटेनर लिया विच इज हाफली फिल्ड विथ वाटर, ठीक है, इट इज क्लोज्ड, ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ गैस डिसॉल्व की, तो वो गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर के अंदर होंगे, क्योंकि यहाँ पर एम्प्टी स्पेस है, कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर भी होंगे, ठीक है। नाउ वन पिस्टन इज फिटेड विद द सिलेंडर, हमने एक पिस्टन यहाँ से फिट किया हुआ है, अब मैंने इस पिस्टन को यहाँ से पुश किया, तो जब मैंने ये पिस्टन को पुश किया तो क्या होगा, प्रेशर अप्लाई होगा, मैंने प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा, जैसे कि पिस्टन नीचे मूव करेगा, ये जो पार्टिकल्स है, ये इतनी स्पेस तो खाली हो गई, तो ये जो पार्टिकल्स थे इनको भी अंदर आना पड़ेगा, ठीक है, एंड दीज पार्टिकल्स ऑल्सो गेट डिसॉल्व इनटू द वाटर, ठीक है। फिर से समझते हैं, जैसे कुछ पार्टिकल्स वाटर के अंदर है, कुछ पार्टिकल्स वाटर के बाहर, जैसे हमने पिस्टन नीचे मूव किया, मतलब हमने प्रेशर इंक्रीज किया, तो ये जो मॉलिक्यूल्स है एयर में, ये क्या हो जाएगा, ड्यू टू इंक्रीज्ड प्रेशर दे गेट डिसॉल्व्ड इनटू द वाटर, ठीक है। मींस इफ यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर देन सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स है वो भी वाटर में डिसॉल्व हो रहे हैं, इसका मतलब अगर आपने प्रेशर इंक्रीज किया तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। वहीं आपने ये पिस्टन को वापस से ऊपर मूव कर दिया, मतलब प्रेशर डिक्रीज कर दिया, तो जब आप प्रेशर डिक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, वाटर के ऊपर खाली स्पेस मिल जाएगी, तो मॉलिक्यूल्स वापस एयर में चले जाएंगे, ठीक है। इट मीन्स इफ यू डिक्रीज द प्रेशर देन सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, क्लियर। प्रेशर अगर आपने इंक्रीज किया तो जो एयर के मॉलिक्यूल्स थे वो भी वाटर में आ गए, डिसॉल्व हो गए, इसका मतलब क्या है, प्रेशर इंक्रीजेस सो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, एंड इफ यू रिलीज द पिस्टन, मतलब इफ यू रिलीज द प्रेशर, पिस्टन को ऊपर किया, प्रेशर रिमूव किया, तो जो मॉलिक्यूल डिसॉल्व हुए थे वो वापस ऊपर चले गए, गैसियस फेज में चले गए, क्योंकि वहां पर स्पेस थी, तो अगर आपने प्रेशर डिक्रीज किया तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। सो फ्रॉम हियर we can conclude that pressure is directly proportional to solubility. Pressure is directly proportional to solubility. जितना प्रेशर अप्लाई करोगे उतना ज्यादा गैस सॉल्यूबल होगा। अब जो सॉल्युबिलिटी है इसको हम मेजर कर सकते हैं मोलैरिटी में या फिर मोल फ्रैक्शन में, कर सकते हैं ना। सो कुछ भी ले सकते हो, मोल फ्रैक्शन या मोलैरिटी कुछ भी ले सकते हैं। सो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, मतलब x, ठीक है। इट इज नॉट ऑलवेज मोल फ्रैक्शन, आप इसकी जगह मोलैरिटी भी ले सकते हैं। एनसीईआरटी में मोल फ्रैक्शन लिया है, सो विल टेक मोल फ्रैक्शन हियर, ठीक है। नाउ इफ वी आर रिमूविंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन तो क्या लगता है, इक्वल्स टू, और एक कांस्टेंट लगता है। ये जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर है ये सर हेनरी ने दिया था, ठीक है। दिस इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैस एंड लिक्विड इज स्टडीड बाय सर हेनरी, एंड हेंस यहाँ पे जो हमने कांस्टेंट लगवाया दैट इज KH। KH को क्या बोलते हैं, हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है। सो P इज इक्वल टू KH इंटू X। दिस इज एन इक्वेशन, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। ये हेनरी ने बताया था, इस पर हेनरी ने एक लॉ भी दिया था, ठीक है। सो प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू X। सो अगर मुझे X लिखना है तो क्या हो जाएगा, P इंटू 1 बाई KH। इट मीन्स व्हाट, X इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH। X इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH। X क्या है हमारा, X इज सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी किससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, KH से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
और KH क्या है? हेनरीज कांस्टेंट. ओके, नाउ वी नो दैट टेम्परेचर, गैस के फेज में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी, है ना. और हमने यहाँ पे सॉल्युबिलिटी को किससे रिप्रेजेंट किया है? X से. तो अगर X डिक्रीज होगा तो KH क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. X डिक्रीज होगा तो KH क्या होगा? इंक्रीज होगा. ठीक है, यहां से क्या कंक्लूड होता है कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KH. इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर इट मीन्स KH increases. Clear? So this is effect of pressure on gases. जिम का बोलते तो 15 होते. Now KH, characteristics of Henry's constant. So KH के characteristics में क्या होगा? KH की जो वैल्यू है that is different values for different gases. हर एक गैस की अपनी खुद की KH वैल्यू होगी. ठीक है, और जो KH है it is, we have already seen that it is inversely proportional to solubility. KH is directly proportional to temperature. For example, एक टेबल दिया हुआ है आपकी NCERT बुक में, you have to see that table properly. N2 गैस, ठीक है, N2 गैस का जो KH वैल्यू है it is 74.48 at 298 Kelvin temperature. If we increase the temperature, this value is at 293. If we increase the temperature at 298 Kelvin, so the value becomes 86.48. ठीक है, and if we further increase the temperature 303 Kelvin, then it will be 88.84. These are the approximate values. You can check this value. It is given in your NCERT book. एक टेबल दिया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं. So तो ये KH वैल्यू है, it is directly proportional to temperature. इसका मतलब if you increase the temperature, then KH का वैल्यू भी क्या होगा? इंक्रीज होगा. और अगर KH का वैल्यू इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी. ठीक है, further if you increase the temperature then solubility increases and KH value increases and solubility decreases. Clear? इसका मतलब क्या हो जाएगा कि KH की वैल्यू अगर ज्यादा है तो solubility क्या होगी? कम होगी. ठीक है, this is KH is inversely proportional to solubility. Now we'll see the application of Henry's law. So इसके एप्लीकेशन में लास्ट इज एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ. एप्लीकेशन ऑफ हेनरी. ठीक है, हेनरीज ने क्या बोला था? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी. तो इसका फर्स्ट एग्जांपल है, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स. लाइक जो हम कोका कोला और पेप्सी देखते हैं उसमें क्या होता है, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अंडर प्रेशर उसमें हम फिल करते हैं. ठीक है, सो इट इज यूजफुल इन द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स. नेक्स्ट बहुत अच्छा एग्जांपल है स्कूबा डाइविंग. इट इज यूज्ड इन स्कूबा डाइविंग. स्कूबा डाइविंग में क्या होता है, वी आर यूजिंग अ सिलेंडर विच इज फील्ड विथ O2 एंड N2 गैस. हम ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे साथ कैरी करते हैं जिसमें O2 और N2 गैस भरी हुई होती है. सो लाइक दिस इज अ सी एंड इफ अ ह्यूमन इज हियर. ठीक है, यहाँ पे उसके पास सिलेंडर है. क्या है, यहाँ पर जब पर्सन है तो यहाँ पर वाटर का प्रेशर भी इस पर अप्लाई हो रहा है, दैट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. ठीक है, प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो तो है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई हो रहा है. तो बहुत ज्यादा प्रेशर अगर अप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे O2 और N2 का जो
इनहेल होगा वो बहुत ज्यादा होगा, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ गैसेस सॉल्यूबल हो जाएंगे ह्यूमन बॉडी में। ओके, दैट इज गुड, है ना, सॉल्यूबल हो जाएंगी, वहां तक तो कोई इशू नहीं। बट क्या होगा, जैसे ही ये डाइवर ऊपर आने लगेगा, है ना, वापस आने के लिए जब ये ऊपर आएगा तो ऊपर आने लगेगा तो क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होते जाएगा, है ना, ऊपर आने लगेगा तो प्रेशर डिक्रीज होते जाएगा। और जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो ये ज्यादा गैसेस जो बॉडी में सॉल्यूबल हुई थी वो बॉडी से बाहर आने लगेगी। द गैसेस विल गशेस आउट फ्रॉम द बॉडी। और क्या होगा, जब वो बाहर आएगी तो हमारी ब्लड वेसल्स, हमारी कैपिलरीज में छोटे छोटे होल्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है, एंड दिस सिचुएशन इज नोन एज बेंड्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। ये बेंड्स एक मेडिकल कंडीशन है, ये बहुत डेंजरस होती है, इट मे बी फैटल, ठीक है। तो ये बेंड्स क्रिएट हो जाएंगे, दैट इज वेरी पेनफुल। तो इस बेंड्स को प्रिवेंट करने के लिए हम इस ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या ऐड कर देते हैं, हीलियम ऐड कर देते हैं, क्योंकि हीलियम क्या है, हीलियम एक लेस सॉल्युबल गैस है, तो लेस सॉल्युबल गैस है, तो अगर हम हीलियम ऐड कर देंगे तो जो बेंड्स फॉर्मेशन है ये नहीं होगी, ठीक है, क्लियर। ऐसा क्यों हो रहा था, बेंड्स फॉर्मेशन क्यों हो रहा था, क्योंकि जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ज्यादा गैसेस हमारी बॉडी में सॉल्युबल हो रही है, एंड एज वी आर डिक्रीजिंग द प्रेशर, वी आर कमिंग आउट फ्रॉम द सी, तो प्रेशर का लेवल डिक्रीज होते जा रहा है, तो जो गैसेस डिसॉल्व है वो हमारी बॉडी से बाहर आ रही है, इसके कारण बेंड्स फॉर्म हो रहे थे। इसलिए अभी हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में हीलियम भी डिसॉल्व कर देते हैं। हीलियम क्योंकि लेस सॉल्युबल है तो यहाँ पर फिर हमें बेंड्स का फॉर्मेशन नहीं मिलता, क्लियर। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। थर्ड है माउंटेनियरिंग में भी इसका यूज होता है। माउंटेनियरिंग एट हाई अल्टीट्यूड्स में होता क्या है, प्रेशर बहुत कम होता है, हाई अल्टीट्यूड्स में प्रेशर बहुत कम होता है ना, क्योंकि प्रेशर कम होगा ऑक्सीजन का इनटेक कम हो जाएगा, और अगर ऑक्सीजन का इनटेक कम हो गया सो वी आर स्टार्टिंग फीलिंग नोजिया, वॉमिटिंग, ठीक है, हेडेक, मतलब इट लीड्स टू द सिचुएशन कॉल्ड एज anoxia. This situation is called as anoxia. So these are the three applications of Henry's law. Now there are some limitations of Henry's law. ठीक है, last is limitations of Henry's law. लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ का क्या लिमिटेशन था, दैट दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन प्रेशर इज टू लो। अगर प्रेशर बहुत ज्यादा कम है तो जो हेनरी लॉ की वैल्यू आ रही थी दैट इज नॉट दैट मच करेक्ट। नेक्स्ट, टेम्परेचर शुड बी मॉडरेट। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, इट शुड बी मॉडरेट, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। थर्ड, जो गैसेस के लिए हम हेनरीज कांस्टेंट लगा रहे हैं या जो गैसेस में हम हेनरीज लॉ अप्लाई कर रहे हैं, दैट गैसेस शुड नॉट बी हाईली सॉल्यूबल, शुड नॉट बी हाईली सॉल्यूबल। वो जो गैसेस है वो बहुत ज्यादा सॉल्यूबल नहीं होने चाहिए, एंड दैट गैसेस शुड ऑल्सो not highly reactive, chemically reactive भी नहीं होना चाहिए, not highly chemically reactive. So these are the limitations of Henry's law. Okay, so here we have, today we have seen two concepts, solubility of solids and liquids, उसमें हमने factors affecting देखे। next हमने देखा solubility of gases and liquids, इसमें हमने factors affecting देखी, then effect of temperature, effect of pressure, last हमने applications देखा, उसके बाद limitations. Okay, so guys please prepare your notes. It means note down each and every point what I am writing on board. Okay, only then the concept will be the concept will be much more clear to you. ठीक है, one more important thing, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल. ओके, थैंक यू.